देखो मैं यहाँ केवल आपको चीजें समझाने के लिए नहीं आया, ये मतलब कोई चीज को आपको बस ऐसे ही आ गया, लो भाई लो 120 क्वेश्चन आ गए, 120 क्वेश्चन आ गए, ये लो भाई 120 क्वेश्चन ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और चलो भाई कर लो। नहीं बेटा, अगर इतना इजी होता तो मैं 10 फरवरी का टाइम क्यों देता। मैंने इसीलिए टाइम दिया 10 फरवरी का कि 10 फरवरी तक बच्चों का कोर्स भी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जिस किसी स्कूल, जिस किसी सिस्टम में, संस्थान में जहां से भी पढ़ रहे होंगे, लगभग सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो एक बर्डन खत्म हो जाता है कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे वहां जाना है पढ़ने के लिए। अब घर बैठा है, आराम से वो पूरे दिमाग के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। इसलिए मैंने 10 फेब की डेट रखी थी कि थोड़ा बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे कोचिंग भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है, मुझे वो ट्यूशन भी पढ़ना है, फिर घर आके पढ़ना है, फिर ऊपर से ये वीडियो और आ गया यार, मैं क्या क्या करूं। इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, ठीक है ना। देखो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं, कुछ ग्राफ बना के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। पहले भी खूब ये सवाल पूछे गए हैं। ये जितने भी सवाल मैं अब आपको बताने वाला हूं, आप इनको बहुत ईमानदारी से समझना, पूरी ऑनेस्टी के साथ। मतलब इनको इंपॉर्टेंट कहना मतलब बेवकूफी होगी। मान लीजिए खूब जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये इतने ज्यादा चांस बन रहे हैं इस बार आने के, जिसकी कोई हद नहीं। आप अच्छे से पूरे दिमाग के साथ इनको समझना। शुरू करता हूं मैं एक सवाल आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है एक अपने पास कि एक ग्राफ बना रखा है P और V के बीच में। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको ये आराम से नजर आए। चलो देखो, मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि P और V के बीच में एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, A से B, A से C, A से D, A से E। ये कर्व P और V को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कर्व को गौर से देखो, इसमें A से B लाइन में एरो का साइन भी दिखा हुआ है। सबके अंदर एरो का साइन दिखा रखा है। इन एरो का भी मतलब होता है। अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग वर्क डन। जितने भी वर्क डन अब यहां होने वाले हैं इन सब लाइंस के थ्रू, उन वर्क डन्स में आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि किस में, किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन हो रहा है और किस में सबसे कम वर्क डन हो रहा है। अब एक एक करके समझते हैं लाइन को। ये वर्क डन ए बी लाइन को WAB से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वर्क डन AC लाइन के लिए WAC से रिप्रेजेंट किया, AD लाइन के लिए WAD और AE लाइन के लिए WAE से रिप्रेजेंट किया गया। और हम जानते हैं कि वर्क डन अंडर द कर्व PV होता है। P और V के बीच का जो कर्व बना है, अंडर कर्व जो बना है इनके बीच का, उस कर्व का एरिया ले लीजिए। वही एरिया जो होता है वो वर्क डन मान लिया जाता है, क्योंकि W इक्वल्स टू P डेल्टा V होता है ना। तो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन P एंड V, यानी P और V के बीच में जो बना हुआ कर्व है उसका एरिया ही वर्क डन है। चलो शुरू करते हैं। पहले पहचान तो लें आखिर ये हैं कौन कौन से सिस्टम। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि AB लाइन किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, AC लाइन किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन लाइंस का भी मतलब समझ लीजिए एक बार गौर से देखो। A से B तक जाने पर प्रेशर कांस्टेंट है। देखो देखो बेटा, प्रेशर कांस्टेंट, ये तो P है, ये वाली लाइन Y एक्सिस पे तो P दिखा रखा है, X पे मैंने वॉल्यूम दिखा रखा है। अब AB लाइन P के बिल्कुल कांस्टेंटली चल रही है। देखो प्रेशर एक ही पॉइंट पे है, यहाँ पूरी यहां से यहां तक जाने पर। इसका मतलब AB जो लाइन है वो आइसोबैरिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। और A से B जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझना, A से B जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो गया। कहीं आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑप्शन में लिखा हो और आप टिक करके आ जाएं तो थोड़ा सोच लेना, देख लेना। वो आइसोबैरिक कंप्रेशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन दोनों को ऑप्शन में देगा। कहीं आप गलत को टिक मत कर देना। कई बार जल्दबाजी में ये काम कर देते हैं अपन, आइसोबैरिक देख के ही लो जी हो गया 2-5 नंबर। अरे भाई रुक तो सही, ढंग से देख तो ले। दूसरे ऑप्शन में आइसोबैरिक एक और दे रखा है उसने, एक में आइसोबैरिक एक्सपेंशन दे रखा है, दूसरे में आइसोबैरिक कंप्रेशन दे रखा है। समझ तो ले क्या कहना चाहता है वो। तो यह सीधी सी बात ये AB आइसोबैरिक एक्सपेंशन का एग्जांपल होगा।
पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरी लाइन AC को देखिए, AC लाइन में जो कर्व है वो थोड़ा सा यूं घूमा हुआ है, तिरछा कर्व है, यानी कि ऐसा कर्व तो मैंने जो है आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में देखा है। P और V के बीच का जो कर्व है इस टाइप का तो हम आइसोथर्मल में देखते हैं और एडियाबैटिक में देखते हैं। अब चूंकि यहाँ दो दो लाइन दे रखी है, देखो आप, C भी दे रखी है, D भी दे रखी है, और दोनों लाइन जाके एक ही पॉइंट A पे मिल रही है। ये भी A पे मिल रही है, ये भी A पे मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों आइसोथर्मल तो नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोथर्मल कर्व कांट बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी भी एक दूसरे से काट ही नहीं सकते ये। तो इसका मतलब C और D दोनों आइसोथर्मल तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है, आइसोथर्मल नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक है, और आइसोथर्मल का कर्व में स्लोप थोड़ा कम होता है और एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा होता है। आपने पॉइसंस इक्वेशन को पढ़ा होगा, उसको देख लेना एक बार, उसमें दे रखा है ये। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो कर्व है ना, ये थोड़ा कम स्लोप का दिख रहा है मुझे, तो इसको तो मानेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एडी को मानेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दोनों में एक्सपेंशन क्यों बोला? क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट्स क्लियर। अब आइए AE लाइन, AE लाइन पर गौर कीजिए। AE लाइन में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नजर आ रहा है। देखो एक ही पॉइंट पे जाके रुक रहा है पूरा वॉल्यूम, A से लेके E तक एक ही वॉल्यूम पे चल रहा है पूरा कर्व। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको एक्सपेंशन मत बोल देना। ओ भैया समझ रहे हो कि नहीं? आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलना है, इसको आइसोकोरिक एक्सपेंशन मत बोल देना। ये आइसोकोरिक है क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, देख लीजिए, है ना। अब आइए सवाल पे आते हैं अपने पे। अपना सवाल जो था उसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के साथ मैंने ये चीज भी आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। कभी आ जाए तो ऐसे भी कर सकते हो आप। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग वर्क डन। तो WAB, अब गौर से देखो, A और B से जो एरिया बनेगा वो ज्यादा बनेगा। देखो पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया AB लाइन के लिए वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि AB लाइन से जो सिस्टम बना है आइसोबैरिक एक्सपेंशन, उसका वर्क डन इस एरिया के इक्वल होगा। अब AC के लिए देखो, AC के लिए उससे कम होगा, क्योंकि एरिया यहीं से चालू हो रहा है और नीचे तक, ये इतना ही तो एरिया रहेगा इसका बस, है ना। और AD का देखो, AD का केवल इतना ही तो रहेगा, यहां से लेके यहां तक, ये देख लो। तो इसका मतलब सबसे कम इन तीनों में किसका एरिया आ रहा है? AD का, उससे ज्यादा AC का, उससे ज्यादा AB का। तो सबसे ज्यादा वर्क डन तो यहाँ AB का हो गया, उससे कम AC का हो गया, उससे कम AD का हो गया, और AE का सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम ही कांस्टेंट है और वर्क डन इक्वल्स टू P डेल्टा V होता है। डेल्टा V जब 0 होता है तो वर्क डन कहां से आएगा? W भी 0 हो जाएगा। तो AE लाइन के लिए वर्क डन तो मिनिमम ही रहेगा ना भैया। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन जो समझ लीजिए आप, बहुत ही शानदार सवाल। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स है इसका नाम, दुनिया भर के सवाल हैं इसमें। जितना पढ़ते हैं उतना ही कम लगता है। बहुत पढ़ने के बाद भी बच्चे के नंबर नहीं आते, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसके बाद भी बच्चे को हार्ड ही लगता रहता है। अब उन सब चीजों को यहां लाना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ वही सवाल समझाऊंगा जो मुझे लग रहा है कि इस बार के लिए इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, मना नहीं है मेरी तरफ से। आपका जितना मन करता है उतना पढ़िए, पढ़ने के लिए कोई मना थोड़ी है, पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन जरा टाइम भी देख लीजिए भैया, समय देख लीजिए कितना बचा है आपके पास। आप ये देख लीजिए कि समय कितना है। अरे इतना मटेरियल है अपने पास पढ़ने के लिए, सबको पढ़ने बैठेंगे तो निपट जाएंगे अपन लोग, सब बर्बाद हो जाएगा। अब उनको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप काम काम की चीजों पे ज्यादा फोकस करिए, उन चीजों को भी देखिए जो एक्सेस में है, ज्यादा है, लेकिन अब उन पे ज्यादा फोकस करिए जो ज्यादा जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं उनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। अब बात ये आ रही कि सर आप बता रहे हो ये आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी है? मान लेते हो नहीं आएगा, मान लेते हैं कि मैं जो बता रहा हूं वो नहीं आएगा, तो भी कौन सी आफत आ गई? पढ़ना तो है ना आपको, पढ़ोगे तो सही ना आप लोग, फिर क्या दिक्कत आ रही? मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है भाई, मान लीजिए मैंने कह दिया कि जो मैं बता रहा हूं वो नहीं आएगा, तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे? तब भी पढ़ोगे ना।
तब भी इन चैप्टर्स को पढ़ोगे, तब भी केमिस्ट्री को रिवाइज करोगे, रटोगे, समझोगे, सब काम करोगे कि नहीं करोगे? तो जब वो सारी चीज करने ही जा रहे तो इनको देखने में कौन सी आफत रही? देख लीजिए ना एक बार, समझ में आ रहा है? और सर नहीं आया तो एक बात बताना मुझे, केमिस्ट्री के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 45-50 क्वेश्चन, 45-50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर के अंदर। क्या आप पूरे साल भर 45-50 क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं क्या? बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं ना, उनमें से फिर नीट का पेपर बनता है, उनमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट होके आपके पेपर में आते हैं कि नहीं आते? तो इतना सारा जब आप पढ़ने को तैयार बैठे तो इतना सा ही तो दे रहा हूं मैं आपको, इसको पढ़ लीजिए ना। आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारा तैयार कर रहे हैं ना, तो उस तैयारी के साथ, उस बहुत सारे के साथ, इतने सारे मटेरियल के साथ मेरा इतना सा मटेरियल और डाल लीजिए भाई, इतना सा और कर लीजिए। नहीं आए तो देखेंगे, नहीं आए तो मत आने देना। कौन सी सारी चीज जो तुम पढ़ के जा रहे हो सारी की सारी नीट के पेपर में आ जाएगी, लेकिन इतना जरूर बता दो। अब चाहे इसे आप एक्सपीरियंस मान लीजिए मेरा, चाहे गॉड गिफ्ट मान लीजिए, जिन क्वेश्चंस के लिए मैं कह देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस हैं, पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन उनमें से खुलता है, मिलता है, आ जाता है। आगे आपकी मर्जी है, आप चाहे जो कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और बहुत मेहनत की भी है। आपको एक दिन यकीन हो जाएगा कि सर ने सही कहा था। दैट्स ऑल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स? सवाल है कि 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन जो भी आपको मिलेंगे नीचे लाइंस, उनमें से कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक ठीक है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो सही है उसको ट्रू लिख देना, जो गलत है उसको फॉल्स लिख देना। सवाल ऐसे मांग रहा है आपसे। तो सवाल को मैंने शुरू किया, उससे पहले मैं देख तो लूं आखिर वो चाहता क्या है। ये तो भैया पी और वी में कर्व दे रखा है। ये सवाल में लिखा है, का घबराए नहीं है ना, मेरा ध्यान नहीं रहा लिखने। ये तो पी और वी में कर्व दे रखा है, और पी और वी के बीच में कर्व देते हैं, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर को वहां कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने कर्व बनाया है। ओके, आपने अलग अलग टेम्परेचर लेके कर्व बनाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 कर्व मेरे सामने दिख रहे। पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करो भाई, तब पढ़ना आगे। आगे जब आगे बढ़ना, जब ये क्वेश्चन तो समझ में आए करना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है हमसे, हमारी जान लेगा क्या, पूछना क्या चाहता है भाई, ये तो समझ ले पहले। ए और बी 2 कर्व बना रखे हैं इसने, और दोनों कर्व को एक दूसरे से काट रखा है। देखने में तो मुझे ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लग रहे हैं, मतलब जरूर ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल से रिलेटेड सवाल पूछने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स, पी और वी में कर्व बनाते हैं ना, जब ऐसा ही कर्व बनता है पी और वी के बीच, और ये पी और वी के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो आता है रिलेशन, वो तभी आता है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। पी वी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन जानते हैं हम, पागल नहीं है हम, सब जानते हैं। तो जानते हो तो बताओ ना, अब बताओ ना एक एक चीज को। इफ ए इज आइसोथर्मल, अगर ए आइसोथर्मल है तो क्या बी एडियाबैटिक होगा? ए आइसोथर्मल है तो क्या बी एडियाबैटिक होगा? ओ माय गॉड, ये तो वही कॉन्सेप्ट है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में 2 कर्व अगर अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए जाएं तो वो कर्व कभी एक दूसरे को काटते ही नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब भैया दोनों तो आइसोथर्मल नहीं है। इसका मतलब एक इसमें एडियाबैटिक हो सकता है, एक इसमें आइसोथर्मल हो सकता है, और एडियाबैटिक के कर्व में स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, ये भी हमने सुना है। इसका मतलब ए और बी को कंपैरेटिवली देखें तो ए आइसोथर्मल अगर है तो बी एडियाबैटिक होगा, क्योंकि ए अगर आइसोथर्मल है तो बी आइसोथर्मल नहीं हो सकता। ए अगर आइसोथर्मल है तो बी आइसोथर्मल कैसे हो सकता है? दोनों कर्व एक दूसरे को काट ही नहीं सकते। इसका मतलब ए आइसोथर्मल है तो बी एडियाबैटिक होगा। ये करेक्ट लाइन है, दिस इज ट्रू लाइन। ओके, जरा दूसरी लाइन देखते हैं।
ऑप्शन तो अभी नीचे है बिटुआ, ऑप्शन तो बेटू नीचे है मेरे बच्चों, ऑप्शन तो नीचे है, ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले लाइन तो देख लें। इफ ए इज एडियाबेटिक, अगर ए एडियाबेटिक आप मान रहे हो, ओ भैया ये कैसे हो सकता है, ए एडियाबेटिक कैसे हो सकता है, इन दोनों में से जिसका कर्व, जिसमें स्लोप ज्यादा है जिस कर्व में, वो एडियाबेटिक होता है, कम स्लोप वाला एडियाबेटिक कैसे हो सकता है। सुन तो सही एक बार उसकी, सुन तो लिया कर कम से कम। अगर ए एडियाबेटिक है तो वो कह रहा है कि बी एडियाबेटिक होगा, ये तो सही बात है ना, हाँ ये तो सही बात है। अगर ए एडियाबेटिक है तो बी भी एडियाबेटिक होगा, बी आइसोथर्मल नहीं हो सकता क्योंकि बी का कर्व जो है वो ज्यादा स्लोप वाला है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक डायग्राम में आइसोथर्मल का कर्व तो दिखा दिया जाए ज्यादा और एडियाबेटिक का दिखा दिया जाए कम, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने ए को एडियाबेटिक माना है तो बी को भी एडियाबेटिक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि टू एडियाबेटिक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, मार सकते हैं, कर सकते हैं। अगला देखिए, अगर बी एडियाबेटिक है, ओके, तो ए कैन बी एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। बी अगर एडियाबेटिक, हाँ ये लाइन तो सही है, बी तो एडियाबेटिक ही हो सकता है, तो ए आइसोथर्मल भी हो सकता है और एडियाबेटिक भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबेटिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोथर्मल तो इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका स्लोप कम है, और एडियाबेटिक इसलिए हो सकता है क्योंकि दो एडियाबेटिक कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। भैया ये तो तीनों लाइन सही है, तो अब ऑप्शन पढ़ ले। ऑल लाइन्स आर ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड एंड थर्ड इज फॉल्स, ऑल आर फॉल्स, कांट बी डिफाइंड। अरे कर सकते हैं, अबे डिफाइन कर सकते हैं भैया, सारी लाइन सही है बिटुआ। इधर आ जाओ, बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया, आ जाओ इधर। ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ फॉर पीवी, मतलब एक ग्राफ दे रहा हूं तो उस ग्राफ को कन्वर्ट कर किसमें, पीवी कर्व में। और तू किस में दे रहा है मुझे, मैं तुझे वी और टी में दे रहा हूं। ओके, तो पहले तो इस कर्व का ऑपरेशन करेंगे बाय गॉड, इस कर्व की एक एक लाइन को अंदर से खोद के निकालेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी लाइन किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर उस लाइन को इस्तेमाल करेंगे पी और वी के प्लॉट में। आओ बेटा आओ, ए बी, पहले तो वी और टी के बीच में कर्व बनाइए, देख लीजिए वी और टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाए। क्या आप जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व बना है उसमें ए बी लाइन दिख रही है, ए बी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये बता रही है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। और ऐसा तभी होवे है बेटा जब आइसोबैरिक सिस्टम होता है। यस, इसका मतलब ए बी जो लाइन है वो तो आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट कर रही है। भैया एक कंक्लूजन तो निकाल लियो, ऐसे ही करके मैं तीनों निकाल लूंगा, तीनों कंक्लूजन निकाल के डाल दूंगा पीवी प्लॉट में। अब मैं बीसी पे आ रहा हूं, बीसी लाइन पे आओ, बी और सी के बीच की लाइन यूं आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बाबूजी ने लिया है कांस्टेंट, क्योंकि नीचे टी है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, मतलब बीसी लाइन आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगली लाइन देखी मैंने, ए और सी के बीच वाली सी ए लाइन, सी से ए की तरफ जब मैं आ रहा हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है। देखो ओ भैया, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, सी से ए की तरफ वॉल्यूम कांस्टेंट नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। सी से ए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आप इसको आइसोकोरिक नहीं बोलोगे। हो गई ना तीनों लाइन क्लियर। अब पी और वी में कर्व बनाते टाइम ध्यान रखना, जब ए बी ड्रॉ करो, ए बी लाइन को जब ड्रॉ करो
तो प्रेशर कांस्टेंट रखना, आइसोबैरिक है ये। जब ए बी को ड्रॉ करो तो प्रेशर कांस्टेंट रखना, और ये रख लिया मैंने ए बी को ड्रॉ करते टाइम प्रेशर कांस्टेंट। देखो यहां से प्रेशर लिया मैंने और ये प्रेशर यूं का यूं बना हुआ है, मेंटेन है। देखो ए बी लाइन प्रेशर को कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप आ जाइए अगली लाइन पे, सी ए लाइन को पकड़ते हैं, ये वाली लाइन को। सी ए लाइन आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए बना, और कर्व ऐसे बनाना कि ट्राइगोन ही बने, जैसे यही लाइन मत घुसेड़ देना, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बननी चाहिए। क्लोज सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है, ऐसा ही दिखाना पड़ेगा ना। सी ए लाइन आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक, ये सी ए लाइन आइसोकोरिक हो गई। और सी से ए की तरफ एरो का साइन है, इसलिए सी से ए की तरफ ही एरो का साइन मैंने यहां लगाया। अब बच गई लास्ट में बीसी लाइन। बीसी लाइन को गौर से देखो, बीसी जो लाइन है वो दिख रही है मुझे यहां, देखो ये बीसी लाइन दिख रही है जो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखा रही, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ इशारा हो रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में बी और सी लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे वहां पी और वी में, तो हाइपरबोला बनाना है बेटा। कौन सा बोला बनाना है? हाइपरबोला। और ऐसे जोड़ दो इनको कि बी और सी लाइन इस तरह से जुड़ जाए। आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कोई खास बात नहीं, आप सीधी लाइन को भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया अगला सवाल। इस कर्व को उसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, इस कर्व को उसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहां से वहां पहुंचा दिया उसको, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल। द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। बाबूजी समझ रहे हैं आप, 1 मोल आइडियल गैस ली है मैंने जिसका थर्मोडायनेमिक बिहेवियर दिखा रहा हूं मैं, इज गिवन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में दिखा रहा हूं। ओके, देन फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब अरे इस गैस का प्रेशर बता, कहां बताऊं? एट ईच पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। हर पॉइंट पे बताना है, तीनों पॉइंट पे ए बी और सी पर। इस कर्व पर गौर फरमाएं, नजरें डाले सारे बालक। देखो देखो, छोटा मैं थोड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि कम टाइम में मैं ज्यादा चीजें आप तक पहुंचा सकूं। अगर इन्हीं को, अब एक ही सवाल को मैं एक पूरे बोर्ड पे कंप्लीट कर देता तो बहुत सारे वीडियो बनते, आप ही को परेशानी होती, बेटा आप ही कहते सर कम टाइम है, इतना कुछ कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैंने शॉर्ट में एक साथ ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और थोड़ा जल्दी में भी समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आप भी जानते हो ना बेटा, मैं आपका टाइम खराब नहीं कर सकता, आपका टाइम बहुत कीमती है मेरे बच्चे। आप चिंता मत करो, इतना अच्छा होगा आपके साथ। बस आप है ना सबको पढ़ते रहिए चीजों को, और ईमानदारी से हिम्मत के साथ पढ़ते रहिए। डरना तो मना है, बिल्कुल डरना तो है ही नहीं। अरे युद्ध जाने से पहले, युद्ध में कूदने से पहले, लड़ने से पहले आप कैसे डर सकते हो? डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, पूरी अपने अंदर की ताकत को जागृत करना है, जगाना है, और ये मान के चलना है आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसी साल नीट फाइट करूंगा, इसी साल नीट सेलेक्ट करूंगा। इस फीलिंग के साथ पढ़िए, डरने का तो क्या मतलब है। सवाल में 3 पॉइंट ए बी सी दिख रहे हैं, कर्व वॉल्यूम और टेम्परेचर में नजर आ रहा है। वॉल्यूम को लीटर में लिया गया है, टेम्परेचर को केल्विन में लिया गया है। हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रखा है वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर के साथ। ए पॉइंट पर यहां वॉल्यूम दे रखा है 24 लीटर और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। सी के ऊपर देखिए 12 लीटर इसका वॉल्यूम दे रखा है, 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। अब बी पॉइंट को देखिए, बी के लिए वॉल्यूम 24 लीटर दे रखा है, बी के लिए टेम्परेचर 600 केल्विन दे रखा है। इस तरह से कर्व में वैल्यूज लिखी मिलेगी, मेंशन होंगी, आप थोड़ा सा समझदारी से काम करना। अब तीनों पॉइंट पे मैं एक एक करके प्रेशर निकालूंगा। कह रहा है कि बताओ पहला ऑप्शन सही है या दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। सारे प्रेशर इसने एटमॉस्फेयर में दे रखे हैं। इसका मतलब मुझे प्रेशर को एटमॉस्फेयर में निकालना है, ये तो कंफर्म हो गया।
और प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना है, और सब जानते हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं भैया, सब जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ये तो जानते हो ना आप लोग, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं होता क्या आइडियल गैस के, होता है ना। और मुझे पी निकालना है, पी सबसे पहले ए पॉइंट पे निकालूंगा मान लो, तो एन आर टी अपॉन वी, यही तो करूंगा ना प्रेशर निकालने के लिए। ऐसे में पी बी निकालूंगा, ऐसे में पी सी निकालूंगा, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यही तो करोगे आप भाई। इसके अलावा क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? कुछ आ रहा है दिमाग में तो बताओ मुझे क्या आ रहा है। ये तो आइडियल गैस का प्रेशर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से नहीं निकालोगे तो कैसे निकालोगे ये बता दो मुझे। यही तो लगेगा इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब एन देखो कितना मोल है, 1 मोल। आर, अब आर का वैल्यू कई तरह से दे रखा है, 0.08 भी बोलते हैं आप लीटर एटमॉस्फेयर में, 8.3। अब देखो जो वैल्यू आपको याद है बेशक याद रखो, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है वही तो रखोगे ना। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ऑफ गैस एट ईच पॉइंट, और आंसर देखा तो सारे प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखे थे। तो आर की वैल्यू कौन सी लोगे आप? आर की वैल्यू वो लो जो लीटर एटमॉस्फेयर वाली है। इट मीन 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू टेम्परेचर एट ए पॉइंट कितना है, 300 केल्विन। यही तो कर रहा हूं मैं। देखो बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखना हूं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है ए पॉइंट पे, 24 लीटर। अरे यही तो है ना। अब इनको काट डालो, देखो 8 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही आएगा, और ये कट जाएंगे, देख लो कट रहे हैं, सब कट रहे हैं। ये 2 पॉइंट क्या, ये 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, हटा दो, 2 जीरो से हट जाएगा वो, तो पूरा कट पिट जाएगा। तो फाइनली एक आ गया, 1 एटमॉस्फेयर आंसर आ गया। अब देखो जैसे आधा आंसर आए ना आपका, आधा सा कैलकुलेशन आप कर पाओ, तो आप आइडिया लगा लिया करो, आइडिया लगा लिया करो। इसका मतलब भैया ये तो नहीं हो सकता, रेस्पेक्टिवली पूछा है। ए का तो मैंने निकाल लिया, ए का 1 एटमॉस्फेयर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहां तो 2 दे रखे हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। ऐसे आंसर को लाने के लिए पहले ऑप्शंस, जो गलत ऑप्शन उनको काटना भी शुरू कर दिया करो, भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मुझे इन दोनों के बारे में सोचना है। अब इन दोनों के बारे में भी सोच के देख लो, आप खुद देखो, यहां 300 से टेम्परेचर बढ़ा के 600 कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सारे पॉइंट पे कंडीशन सेम थोड़ी ना है, अलग अलग कंडीशन है। यहाँ वॉल्यूम भी जस्ट आधा कर रखा है, इधर ये टेम्परेचर को डबल कर रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी गया, बिना कैलकुलेशन के ही तुम्हारा आंसर आ गया पहला। टिक कर आओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो उसमें? अब ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, तुमको आइडिया लग गया कि पहला आंसर आएगा, फिर भी कर लीजिए, यकीन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन पीबी निकाल रहे हैं, पर पीबी अगेन एनआरटी बाय वी। अब एन लाओ वही 1 मोल, आर लाओ 0.08, टी लाओ बी का टी 600 अपॉन, नीचे आओ, नीचे लाओ, और ये बी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है ना वो लेके आओ। बी पॉइंट पे वॉल्यूम, बी पे वॉल्यूम, अरे ये बी है ना, बी, इस पे वॉल्यूम लाओ 24। यही तो वॉल्यूम है बी का, बी का टेम्परेचर ये रहा, बी का वॉल्यूम ये रहा। अब सोचो कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, दिमाग लगा लो। ये तो सेम है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, ये डबल हुआ है ना, 300 से डबल हुआ तो प्रेशर डबल हो जाएगा ना। अरे ट्रिक भी लगानी पड़ेगी, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। घर नहीं है वो, नीट का एग्जामिनेशन हॉल है वो, वहां 1-1 मिनट बचानी पड़ेगी आपको, 1-1 सेकंड बचानी पड़ेगी। केवल एक ही सवाल के पीछे लग गए हाथ धो के, ऐसे थोड़ी होता है पेपर। आपको टाइम भी बचाना आना चाहिए, ताकि हम कहीं किन्हीं सवालों में से टाइम बचाएं तो किन्हीं सवालों को टाइम दे सकें, क्योंकि सारे सवाल एक जैसे नहीं आएंगे भाई। कुछ इजी आएंगे तो कुछ हार्ड भी तो आएंगे, तो हार्ड सवाल के लिए, हार्ड क्वेश्चन के लिए भी तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा ना। अगर आप छोटे छोटे सवालों में ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो बाकी के सवालों का क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। अब आगे चलो, अब मुझे पीसी निकालना है। पीसी इक्वल्स टू अगेन वही फॉर्मूला, एन की जगह वही बनाएगा, आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह है वही 0.08, टी की जगह क्या आएगा, सी पे देख लो टी क्या है 300, लो साहब ये 300 आ गया सी की जगह, और वॉल्यूम क्या आ रहा है इस पे 12 लीटर, ये लो जी वॉल्यूम हो गया 12।
अब जरा सोचना, ये इसके साथ कंपेयर करो। देखो ऊपर का माल यूं का यूं सेम है, ऊपर जो माल लिखा हुआ है वो तो सेम है ना, नीचे 12 कर दिया, उधर 24 है, आपने नीचे की वैल्यू आधी कर दी, तो वो अब आपका ये प्रेशर डबल नहीं हो जाएगा क्या? काट के भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा काट के मत देखो, मैं तो कह रहा हूं कि आप इजी तरीके से भी कर सकते हो, अपना ट्रिक लगा के, दिमाग लगा के भी डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हो। अब एक स्मार्ट बालक तो इस सवाल को करने में मात्र जैसे पीबी निकलेगा वहीं से टिक कर देगा आंसर, आइडिया लगा के। एक स्मार्ट बॉय, बच्चा जो वास्तव में तरीके से कर रहा है, और एक जो समझ नहीं पा रहा चीजों को, वो कैलकुलेशन में लगा रहेगा, पहले पीए निकालेगा, फिर पीबी निकालेगा, मल्टीप्लाई करेगा 0.08 इंटू 600 अपॉन 24, भाग दे दो भाई, भाग दे दो, डिवीजन लगा दो भाई 600 इंटू, अरे क्या कर क्या रहा है ये? इसी सवाल को करने में 2 मिनट खराब कर दिए तूने। जो काम 30 सेकंड का था, 40 सेकंड का था, उसमें तूने 2 मिनट लगा दिए। तू ये तो सोच 2 मिनट खर्च कर रहा है, आगे के सवालों में क्या करेगा? तो थोड़ा सा एक्टिव रहना है मेरे बच्चों, बहुत मतलब बहुत दिमाग से अपना काम करना है, चारों तरफ सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं, लगे रहो पेपर में, देखें क्या हो रहा है, कैसे करना है, इजी वे में करने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी, यानी टाइम भी बचाना है, दिमाग भी लगाना है, क्वेश्चन भी सही करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं, ये सारे काम एक साथ उन्हीं 3-3.5 घंटों में करने होते हैं मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है? वही तो सेलेक्ट होता है, ऐसे तो फिर कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब हो गया मेरा सवाल, एक तो वैल्यू आई 1, दूसरी आई 2, दूसरी आई 2, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं। ये गया, हटाओ सवाल को। देखो मैं यहाँ केवल आपको चीजें समझाने के लिए नहीं आया, ये मतलब कोई चीज को आपको बस ऐसे ही आ गया, लो भाई लो 120 क्वेश्चन आ गए, 120 क्वेश्चन आ गए, ये लो भाई 120 क्वेश्चन ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और चलो भाई कर लो। नहीं बेटा, अगर इतना इजी होता तो मैं 10 फरवरी का टाइम क्यों देता? मैंने इसीलिए टाइम दिया 10 फरवरी का, कि 10 फरवरी तक बच्चों का कोर्स भी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जिस किसी स्कूल, जिस किसी सिस्टम में, संस्थान में, जहां से भी पढ़ रहे होंगे, लगभग सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो एक बर्डन खत्म हो जाता है कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे वहां जाना है पढ़ने के लिए। अब घर बैठा है, आराम से वो पूरे दिमाग के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। इसलिए मैंने 10 फेब की डेट रखी थी, कि थोड़ा बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे कोचिंग भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है, मुझे वो ट्यूशन भी पढ़ना है, फिर घर आके पढ़ना है, फिर ऊपर से ये वीडियो और आ गया यार, मैं क्या क्या करूं। इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, ठीक है ना? अब आप आराम से इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो काम की चीजें, जो आपको लगता है कि यार ये चीज तो मुझे वास्तव में बार बार भूल जाता हूँ, मैं ये नोट कर लेता हूँ, उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि बार बार अपने को वीडियो ना देखना पड़े। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, हम बार बार अब मोबाइल पे चिपके नहीं रह सकते ना। फटाफट से अपना काम करो, वीडियो देखो, वीडियो देखने के साथ ही अपना जैसे लगे कि ये चीजें मुझे नोट करनी है, ये मुझे बढ़िया लगा, इसको नोट कर लिया, और बंद करो। एक बार में समझ नहीं आए, एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, जो भी है, जब तक समझ नहीं आए आप देख लीजिए, जैसा आपको लगे। कम से कम टाइम अपने को इन चीजों में लगाना है और फटाफट फटाफट अपने को आगे बढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट और भी हैं जिन्हें हमें तैयार करना है। अकेले केमिस्ट्री के दम पे कुछ नहीं होगा, फिजिक्स भी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है। हाँ ये है कि मैं केमिस्ट्री के लिए आपके साथ हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो बेटा मैं कैसे बताऊंगा आपको, और इतने कम टाइम में मैं करा भी नहीं सकता था। वैसे मैं पहले जूलॉजी भी पढ़ाता था, मैं आपको तो पहले मैं फिजिक्स भी पढ़ाता था, धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया, क्योंकि समय कम रहता है बच्चों को। अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे आप दिन में, काफी टाइम लग जाता है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने में, तो सारे सब्जेक्ट नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है ना? इसलिए फिर मैं केमिस्ट्री पे अपने आप को मूव कर दिया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। अब देखो नेक्स्ट सवाल को देखना, क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया, मान लो है, और एक क्वेश्चन कर लिया और करके आगे बढ़ गए, समझा है नहीं, देख लिया, फटाफट आंसर निकाला, इधर से उधर से देखा, पीछे देखा, आगे देखा, ऑनलाइन देखा, नेट पे देखा, कहीं से भी आंसर देख दाख के खत्म कर दिया उसको। अरे ये अब दूसरा आ गया तो वैल्यू चेंज होके आ गई, तो कुछ और चेंजेस आ गए तो उस क्वेश्चन के अंदर, तो हर एंगल से उस क्वेश्चन को समझो। अगला सवाल है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, देन फाइंड आउट द वर्क डन Q
एंड डेल्टा ई इन किलो जूल। तीनों चीज चाहिए उसको। तीनों चीज एक सवाल में नहीं पूछी जाएगी, मैंने समझाने के लिए तीनों को लिख दिया। आपसे जो पूछे वो बता देना। वर्क डन पूछे तो वर्क डन बता देना, हीट पूछे तो हीट, और इंटरनल एनर्जी पूछे तो जो पूछे वो बताना ना बेटा। मैंने तो तीनों इसलिए लिख दिया कि कुछ भी आ सकता है इनमें से। सवाल कह रहे हैं कि एक गैस है जो एक्सपेंड हो रही है 10 लीटर से 20 लीटर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है -2.303 nRT log V2 by V1। कई बार प्रेशर दे देते हैं गैस का, तो प्रेशर अगर दे दे तो P प्रोपोर्शनल 1/V होता है ना, तो आप V2 by V1 है, इसकी जगह P1 by P2 लिख के आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। यानी कि आप प्रेशर को लेके भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो और वॉल्यूम के साथ भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ सवाल में वॉल्यूम दे रखा है इसलिए मैंने V2 by V1 रखा। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ध्यान रखना सवाल करते टाइम ऑप्शन देख लेना, आंसर किलो जूल में चाहिए उसे, आंसर किलो जूल में चाहिए। इट मींस 2.303 इंटू 2। अब देखो एन की वैल्यू 2 मोल, क्योंकि क्वेश्चन ने 2 मोल बोला है साफ साफ। दूसरा सवाल, दूसरी चीज है आर की वैल्यू 8.314 क्यों लिखी मैंने यहाँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए आंसर किलो जूल में चाहिए। किलो जूल में चाहिए तो 8.314 ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। 0.08 कैसे ले सकते हैं, वो तो लीटर एटमॉस्फेयर में है ना। समझ में आ रहा है? तो ये ले ली मैंने और नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि किलो चाहिए, किलो जूल चाहिए, जूल नीचे किलो जूल चाहिए, तो किलो में कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर ये साफ साफ बोल रहे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे केल्विन में कन्वर्ट करके मैंने 300 लिख दिया, लोग लिख दिया। V2 की वैल्यू 20 लीटर, V1 की वैल्यू 10 लीटर, दोनों चीजें लिखा के और जब सॉल्व किया तो वैल्यू बनी कुछ इस तरह से 2.303 इंटू 2 8.314 अपॉन 1000 300 log 2 बन गया। देखो ये कट पिट के 10 से 20 कट गया, log 2 बच गया। log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, ये वैल्यू लगाई, आंसर आ गया। अब वहां आंसर भी देखना, वहां भी जल्दबाजी मत करना। मैं जो समझाने, मैं ये सवाल समझाने नहीं आया, मैं आपको जो समझाने हैं उसको समझिए। मैं कह रहा हूं सवाल तो आप कर लोगे, आपने किए ऐसे सवाल। पहली चीज यूनिट पे फोकस करना, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना। दूसरी चीज, आंसर आए तो आंसर में माइनस और प्लस के साइन को थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि ये वैल्यू वहां दोनों तरीके से लिखी मिलेगी। ये प्लस में भी लिखी मिलेगी एक ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में माइनस करके भी लिखी मिलेगी। तो आप देख लेना प्लस और माइनस का साइन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादातर बच्चा इसीलिए फंसता है कि सर मुझे साइन का पता नहीं लगता, कभी ये प्लस में आंसर आता है, कभी ये माइनस में आता है। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसने डेल्टा ई पूछी है, तो डेल्टा ई तो 0 हो गई, बिकॉज डेल्टा इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी होता है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, आ रही ना डेल्टा, देखो डेल्टा ई इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा पी इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर में डिफरेंस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे टेम्परेचर में डिफरेंस है नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। और क्यू, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम सब जानते हैं क्यू की वैल्यू वर्क डन के इक्वल होती है, तो जो वर्क डन आया वही उसका क्यू हो जाएगा, ये इसका हीट हो गया। तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल बेटा, बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत बड़े और लेंथी कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन चीजों पे अभी ज्यादा टाइम खराब ना करो, उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली है पहले, वो काम आ जाएगी, आप चिंता ना करो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।